नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। क्या लेने के लिए आई है घर में? निकल यहाँ से अभी के अभी। यह कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि जब अपनी मर्जी तब उठाकर यहाँ चली आई। जो समय है उसी समय पे आना पड़ेगा, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। सास मनोरमा जी बहू बिंदा पे चिल्लाते हुए बोली। उनकी इस चिल्लाहट को सुनकर बंदा के पैर गेट पे ही रुक गए। कहाँ तो दरवाजा खोलकर अंदर आके प्रवेश ही किया था, घर में तो आ ही नहीं पाई थी। और कहाँ इतनी जोर की चिल्लाहट सुनकर अपने आप ही पैर ठिठक गए। पर मनोरमा जी कहाँ चुप होती, उसे दरवाजे पे खड़ी देखकर भी चिल्लाते हुए बोली, पहले फैसला कर ले, इस घर में रहना है कि नहीं। तुझे ससुराल में, यह तेरा मायका नहीं है जो अपनी मर्जी कर रही है। यह भला कोई अच्छे घर की बहू को लक्षण होते हैं? हम भी समाज में रहते हैं, हमें भी लोगों को जवाब देना पड़ता है। यह सुनकर तो वंदना की आंखों में छलछला गई, लेकिन अपनी सास के पीछे अपनी विद्या को खड़े देखकर उसने अपने आंसू वही रोक लिए। कैसे कुटिल मुस्कान के तौर पे उनके ओठों पे जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो। आखिर इतने में बंदा के पति सुमेश बोल पड़े, बस करो मम्मी, क्यों चिल्लाए जा रही हो? शांति रखो, आ जाने दो, वाले लोग देख रहे हैं। बस फिर क्या था, आखिर बेटे बहू ने पक्ष कैसे दिया। अब वो चिल्लाने की आवाज और तेज हो गई। अभी तक तो आए गए लोग सुन रहे थे, अब तो पड़ोसी भी बाहर निकल कर आ गए। हाँ बेटा, अपनी पत्नी का पक्ष ले ले, माँ तो अब दिखती ही नहीं है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, और इस दिन के लिए तो अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ की बेइज्जत करे। मेरा चिल्लाना दिख रहा है, लेकिन ये अपनी मैडम का लेट आना नहीं दिख रहा है। अरे मम्मी, सिर्फ आधा घंटा तो लेट हुई है, नौकरी करती है, कई बार ऐसा हो जाता है। आप बात को पतंगर क्यों बना रही हो? और ऐसा क्यों बेइज्जत कर दिया मैंने आपको? शांति पूर्वक तो कहा है कि शांत हो जाओ। सुमेर समझाते हुए बोला, हाँ, चढ़ा ले अपनी पत्नी को सिर पे, तू ही उसके नखरे उठा। मुझे कोई शौक नहीं उसके नखरे उठाने का। मेरे घर में रहना है तो टाइम से आना पड़ेगा, और इतना ही डर लगता है मेरे चिल्लाने से तो मेरे मन की कर दिया करो। मनोरमा जी चिल्लाते हुए बोली। उन्हें चुप न देखकर सुमेश अंदर चला गया। वंदना भी चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही आंखों से आंसू बाहर निकल गए। सिर्फ वो आधा घंटा लेट हुई थी, वो भी इसलिए कि स्कूल में अर्जेंट मीटिंग के लिए रोक लिया गया था, और इसके लिए उसने सुमेश को फोन कर दिया था कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा। पर फिर भी इतना कुछ हंगामा हो गया। मनोरमा जी के पति काफी समय पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन इस दुनिया से कुछ करने से पहले उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। उनके 2 बच्चे थे, सुमेश और विद्या, जिनकी शादी वो अपने जीते जी करवा चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने 3 कमरे का एक मकान ही बनवा दिया था, जो अब मनोरमा जी के नाम था, जिसका मनोरमा जी का बड़ा गुरूर था। उनका तो तकिया कलाम यही था कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। विद्या सुमेश से बड़ी थी, लेकिन बड़प्पन जैसे कोई बात नहीं थी। जब भी मायके आती, हर बात में उसे मनोरमा जी को भड़काने में बड़ा मजा आता था। और फिर जब सुमेश और वंदना को डांट पड़ती तो पीछे खड़ी होकर तमाशा देखती। पहले सुमेश नौकरी करता था, पर अपने पिता की मृत्यु के बाद सुमेश मनोरमा जी की जिद पे नौकरी छोड़कर उन्हीं की दुकान पे बैठने लगा था। पर काम का ज्ञान ना होने पर उसका काम अधिकतर मंदा ही रहता था, पर घर के खर्चे तो हमेशा ही रहते थे। तो मंदिर देखते हुए है ना कुछ, इसी कारण वंदना ने स्कूल में 15,000 रुपए में नौकरी कर ली। दोनों पति पत्नी मिलकर घर चला रहे थे और जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मनोरमा जी का स्वभाव कोई फर्क नहीं था। उन्हें तो बस अपना घर दिखता था और कुछ नहीं। इसलिए जब चाहे जैसे चाहे उन लोगों को लताड़ देती थी। हर रोज दुकान में जाकर बैठ जाती थी और फिर वहां भी शुरू हो जाती। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि घर के दरवाजे पे खड़े होकर वो चिल्ला रही है या दुकान पे बैठकर चिल्ला रही है। आने जाने वाले लोग उन्हें देख रहे हैं, यह छोटे बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है। अभी बंदा अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि उसका छोटा बेटा 7 वर्षीय परम उसके पास आया और उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोला, मम्मी, दादी ने आपको बहुत डांटा ना, क्योंकि ये उनका घर है इसलिए वो ऐसा करती है ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं लेट हो गई थी ना, बस इसीलिए। वंदना उसे समझाते हुए बोली, मम्मी, दादी तो हमेशा हमें डांटती है कि ये मेरा घर है, तुम लोगों को यहाँ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो, हम ही अपना घर जरूर बनवाएंगे और उसमें खुशी खुशी रहेंगे। उसकी बात सुनकर वंदना ने सुमेश की तरफ देखा। सुमेश भी समझ में आ रहा था कि आखिर उसके बच्चे पे कितना असर हो रहा है। वंदना ने जैसे जैसे बहला फुसला कर परम को बाहर भेज दिया, पर जाते जाते वो सुमेश को सोच में
छोड़ गया। दूसरे दिन सुमेश शाम को 5 बजे ही घर लौट आया। उसे इतनी जल्दी आया देखकर मनोरमा जी और विद्या दोनों हैरान रह गई। तब मनोरमा जी ने पूछा, आज इतनी जल्दी दुकान बंद करके कैसे आ गया? उनकी बात सुनकर सुमेश ने कहा, मम्मी आज मैंने दुकान खोली ही नहीं है। क्यों? क्यों दुकान नहीं खोली? फिर कहता है कि दुकान ठीक से नहीं चल रही है। अरे जब खुद पूरा समय नहीं दोगे तो दुकान चलेगी कहाँ से? तुम्हारे पापा के टाइम पे तो कभी भी दुकान ठीक से ना चलने की शिकायत नहीं हुई। उनकी बात सुनकर सुमेश ने कहा, क्योंकि अब से मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा। मैंने अपने दोस्त के जरिए एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली है। कल से मुझे वहां जाना है। तनख्वाह कम है, लेकिन दुकान में जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा है और आते जाते वक्त में बढ़ ही जाएगी। और फिर दुकान उसका क्या? मनोरमा जी हैरानी होकर बोली, दुकान के लिए मैं कोई लड़का अरेंज कर दूंगा जो दुकान पे बैठ जाएगा। सुबह शाम जाकर मैं देख लूंगा और अगर आपको वक्त मिले तो बीच बीच में आप देख लेना। वैसे भी दुकान ज्यादा दूर नहीं है, पिछली गली में ही तो है और आप तो रोज आती हो। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी कुछ कह पाती इससे पहले विद्या बोली, वाह इस उम्र में मम्मी को दुकान पे बैठाएगा। अरे बीवी की कमाई कम पड़ रही थी जो मम्मी को दुकान पे बैठा रहा है। शर्म आने की बात है। लोग तो अपने माता पिता को आराम देते हैं और तुम उन्हीं को काम पे लगा रहे हो। दीदी तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। और मुझे समझाई देने से पहले देख लो कि तुम्हारे भी ससुर भी अभी तक कमाते हैं। वो तो मम्मी से 12-13 साल बड़े हैं। तुम लोग ने कौन सा उन्हें आराम दे दिया है? और रही बात मम्मी की, तो मम्मी वैसे ही बीच बीच में आकर दुकान पे बैठी रहती है, तो परमानेंट बैठने में क्या हर्ज है? सुमेश ने विद्या को जवाब दिया तो वो चुप हो गई। पर मनोरमा जी चिल्लाते हुए बोली, बस कर, खबरदार मेरी बेटी को कुछ कहा तो। यहाँ अगर कुछ दिन रुकने आई है तो तू उसे सुना रहा है। अभी तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। और एक बार बता, दुकान पर लड़का बैठेगा तो उसकी तनख्वाह कहाँ से देगा? दुकान से इतनी कमाई तो हो नहीं रही है मम्मी की, उसकी तनख्वाह निकल जाएगी। वैसे महीने उसे 7-8 हजार ही जो देना है। सुमेश ने कहा, वाह बेटा, पैसे तो पेड़ पे उग रहे हैं ना, जो उसे 7 से 8 हजार रुपए देगा। खुद को खाने में मंदे पड़े है और लोगों को तनख्वाह दे रहा है। और किससे पूछकर तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है? भूल मत कि ये मेरा घर है। यहाँ मेरे हिसाब से आपका घर आपके मुताबिक है मम्मी। जिस तरह नौकरी देख ली है उस तरह किराए का मकान भी देख लूंगा। आप अपने घर में खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। अचानक सुमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुमेश का ऐसा कहते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुमेश ने बोला दस्तूर जारी रखा, कब तक बर्दाश्त करूं? जब देखो आप बस चिल्लाते रहते हो। यहाँ तक कि नहीं देखते कि किसके सामने मन पे क्या बीत रही है। अब तो मेरे बच्चे भी कहने लगे कि ये घर दादी का है, हमारा नहीं। तू मेरा बेटा है और अब तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। अचानक मनोरमा जी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली। यह देखकर सुमेश बोला, बेटा भी इंसान होता है मम्मी, शांति से जीने का हक उसको भी होता है। आपने जब जब वो कहा हमने किया। अच्छी भली नौकरी छोड़कर मैं पापा की दुकान पे बैठा, सिर्फ आपकी जिद के कारण। कभी पलटकर आपको जवाब नहीं दिया, ना मैंने और ना मेरी पत्नी ने। लेकिन फिर भी आप हमेशा एक ही बात कहती हो, फिर क्या करूंगा मैं? आखिर सुमेश ने कहा तो मनोरमा जी चुप हो गई। ना ही अब विद्या ज्यादा कुछ बोल पाई और ना ही वो। लेकिन उस दिन के बाद से मनोरमा जी कभी भी इस तरह से चिल्लाई नहीं। अगर उन्हें कोई बात समझानी होती तो या डांटना होता तो अंदर कमरे में ही डांटती। यूं बाहर आकर सबके सामने तमाशा नहीं करती थी और ना ही अब ये कहती कि ये घर मेरा है, यहाँ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। क्योंकि वो जानती थी कि एक बार अगर जबान खुल चुकी है तो कदम भी बाहर निकलने में देर नहीं लगाएंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।